ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लेमेशन का टॉपिक। ठीक है, इन्फ्लेमेशन में हमारे पास कौन रोल प्ले कर रहा होता है? न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, चार जो हैं बेसिक हमारे पास लाइंस ऑफ डिफेंस बन रही होती हैं। हम वो देखेंगे कि कौन जो हमारे पास स्पेसिफिक पार्टिकल है वो कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस बना रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। जब भी कोई टिश्यू इंजर होता है, ठीक है, किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया इंटर हो गया है, कोई ट्रॉमा लग गया है किसी केमिकल हीट या किसी इंजरी की वजह से, ठीक है, उसमें जो है टिश्यू हमारे पास इंजर हो गया है, तो क्या होगा कि उससे कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे हमारे पास इंजर टिश्यू से। और फर्दर वो क्या करेगा, जो सराउंडिंग, उसके जो सराउंडिंग जितने भी अनइंजर्ड टिश्यूज़ थे, तो उनमें भी वो सेकेंडरी चेंजेस कॉज करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये सब मिल के हमारे पास जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सब्सटेंसेस रिलीज़ हो रहे हैं और जो टिश्यू चेंजेस हो रही हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो कि कोई भी बैक्टीरिया जब एंटर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो क्या होता है कि जो वो हमारे पास जितने भी सराउंडिंग टिश्यू हैं, ठीक है, तो क्या करता है, उनमें भी डिस्ट्रक्शन कॉज करने की कोशिश करता है, नेक्रोसिस करवाता है। ठीक है, उनके जो जितने भी कंटेंट्स हैं सेल के, वो स्प्लिट आउट हो जाते हैं, ठीक है, इन दी स्पेसेस, और वो फर्दर आगे से डिफरेंट जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज़ उनको भी डैमेज करता है। ठीक है, और ये सारे मिल के एक टॉक्सिन्स रिलीज़ करवा रहे होते हैं। ठीक है, और जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको भी फर्दर जो हैं वो डैमेज करवा रहे होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? इन्फ्लेमेशन का काम करता है। ठीक है, और इसमें एक ये भी बात शामिल होगी कि जब ये टिश्यू इंजरी हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि जितने भी हमारे पास फेगोसाइटिक सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेंगे कि इस इन्फ्लेम टिश्यू की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, और वहाँ पे जो भी कॉज है इस इन्फ्लेमेशन की, उसको जो है इवेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है? इन्फ्लेमेशन कहलाती है। ठीक है, अब जब इन्फ्लेमेशन हो गई तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो कि हमारी उस स्पेसिफिक टिश्यू में हो रहे होते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी। ठीक है, उनकी वेज़ो डायलेशन होगी। क्यों होगी? ताकि ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज़ हो सके और हमारे पास जितने भी फेगोसाइटिक सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये जितने भी हैं, ये हमारे पास इंक्रीज्ड फ्लो के थ्रू उस स्पेसिफिक टिश्यू में जो है एंटर हो सकें। ठीक है, अच्छा जी, वेज़ोडाइलेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कैपिलरी वॉल है, उसमें जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि मतलब कि जो एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके दरमियान का जो पैसेज है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स और फेगोसाइटिक सेल्स, जो इम्यूनिटी में जिन्होंने फंक्शन करना है, ठीक है, वो सारे इजीली जो हैं इस जो स्पेसेस हैं इनके थ्रू हमारे पास टिश्यू में एंटर हो सकें। ठीक हो गया। देन क्या होगा हमारे पास, वहाँ पे जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स रिलीज़ हुई थी, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट उनमें से कौन है? फिब्रिनोजेन। ठीक है, फिब्रिनोजेन और इसके अलावा जो हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स है वो उन स्पेसेस में, उन टिश्यूज़ में जो है क्लॉटिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। क्लॉट करने का मकसद क्या होगा कि जो भी फॉरेन पार्टिकल या जो भी नेक्रोटिक फैक्टर्स वहाँ पे जमा हैं, ठीक है, उनको वो वहाँ पे स्टॉप कर सके ताकि वो और कहीं इन्वेट करके कोई डैमेज ना कर सकें। ठीक है, तो क्लॉटिंग प्रोटीन्स का ये फंक्शन होगा। ठीक है, अब वहाँ पे वो जो हैं हमारे पास बंद हो चुके हैं, उनका रास्ता बंद हो चुका है। तो क्या होगा कि डिफरेंट जो हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स हैं, इनकी माइग्रेशन होगी उस टिश्यू में। ठीक है, जब माइग्रेशन होगी वो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे, इम्यून रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टिश्यू की स्वेलिंग होगी। ठीक हो गया। टिश्यू की स्वेलिंग किस वजह से हो रही है कि एक तो हमारे पास देखो अभी हम आगे भी देखेंगे जो पस फॉर्मेशन है, ठीक है, क्या होता है कि जितने भी फेगोसाइटोसिस वाले सेल्स हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है, उन्होंने फेगोसाइटोसिस कर दी। अल्टीमेटली उसके बाद सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स एंड मेनी ऑफ द मैक्रोफेजेस जो हैं इस प्रोसेस में डाई आउट हो जाते हैं। प्लस हमारे पास जो बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, उसके भी जो है डाइजेस्टेड मटेरियल प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है,
और जो पहले से डैमेज हुआ था, जो नेक्रोटिक फैक्टर्स रिलीज़ हुए थे, वो पहले से वहाँ मौजूद है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक स्वेलिंग जो है वो बन जाती है उस इन्फ्लेम्ड एरिया में, ठीक हो गया। और इस स्वेलिंग को हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यू प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि कॉज कर रहे होते हैं, विच आर हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, इस तरह के। इनका डिफरेंट जो है फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो हैं डिफरेंट जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको रिलीज़ करवा रही होती हैं ताकि हमारे पास जो डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इस स्पेसिफिक एरिया में आ सकें, ठीक हो गया। तो क्या होगा, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स में क्या क्या है। नंबर 1 इज़ द वेज़ोडाइलेशन, ताकि इंक्रीज ब्लड फ्लो हो सके। नंबर 2 इज़ द इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज, ताकि लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फ्लूइड जो है वो टिश्यू में या इंस्टिट्यूशियल स्पेसेस में जो है एंटर हो सके, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, क्लॉटिंग ऑफ द फ्लूइड होगा इन द इंस्टिट्यूशियल स्पेसेस बाय मीन्स ऑफ फिब्रिनोजन एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स टू stop the passageway for that specific foreign material that has entered the body, ठीक हो गया। नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, माइग्रेशन होगी लार्ज नंबर्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स की उस इन्फ्लेम टिश्यू में। और नंबर 5 हमारे पास स्वेलिंग होगी उस टिश्यू की, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, डैट इज़ द वॉलिंग ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कुछ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि जो फिब्रिनोजन है, डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो वो क्या करता है कि जितना भी इंस्टिट्यूशियल स्पेसेस में बैक्टीरिया हैं, उनका रास्ता स्टॉप करने के लिए क्या करेगा, क्लॉटिंग करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम वॉलिंग ऑफ इफ़ेक्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। ताकि क्या कर सके कि जो उनका स्प्रेड है उनको होने से रोक सके, और उधर ही उसी जगह पे जो है उनको रोक के रखे, ठीक है, ताकि जितने भी वाइट ब्लड फेगोसाइटोटिक फैक्टर्स है वो आए और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। अब हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेफिलोकोकाई, ठीक है। तो ये जब टिश्यू में एंटर करता है तो ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है और हमारी बॉडी के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन, जो वॉलिंग ऑफ इफेक्ट है इन्फ्लेमेशन का, वो रेपिडली डेवलप होगा और ये उसका जो है रास्ता रोकेंगे, स्प्रेड होने से बचाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी तरह एक और बैक्टीरिया, डेट इज स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। ये स्टेफिलोकोकाई से कम टॉक्सिक है, बट स्टिल इट इज टॉक्सिक, ठीक है। तो क्या होगा कि इस केस में हमारे पास जो वॉलिंग ऑफ इफेक्ट है वो थोड़ा सा स्लोली डेवलप होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास कि स्ट्रेप्टोकोकाई के स्प्रेड होने के चांसेस स्टेफिलोकोकाई के निस्बत जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही वो हमारे पास जो फेगोसाइटोटिक सेल्स है वो ये इंश्योर कर देते हैं कि सारे बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस हो जाए, और हमारे पास जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि सारे जो डिस्ट्रक्टिव मटीरियल है वो ख़त्म हो जाए हमारी बॉडी से। लेकिन वॉलिंग ऑफ इफेक्ट जो है जब स्लो होगा तो ये उसका नुकसान हो सकता है कि वो बैक्टीरिया जो है स्प्रेड कर सकता है। देन हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कौन बना रहे हैं, जो टिश्यू मैक्रोफेजेस, जो फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ और स्किन में हिस्टियोसाइट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, विच आर नोन एज मैक्रोफेजेस। अपने लोकेशन की वजह से उनको हम हिस्टियोसाइट्स कह रहे हैं, उन मैक्रोफेजेस को, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस हैं लंग्स में, ठीक है, स्प्लीन में, और इसी तरह जो है लिवर में, ठीक है। जितने भी यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, ब्रेन में भी हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोग्लिया, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ये फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं, और जब भी यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो ये क्या करेंगे कि उसकी फेगोसाइटोसिस करके उसको डिस्ट्रॉय आउट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होगा कि इनका बेसिकली मकसद क्या होता है कि इनका जो नंबर्स है, ठीक है, वो मोबिलाइज्ड मैक्रोफेजेस के निस्बत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे बैक्टीरिया को उस वक्त जो एंटर हो रहे हैं वो किल कर देते हैं ताकि वो फर्दर जाके अंदर स्प्रेड ना हो जाए, ठीक है। तो बाकी जो हैं हमारे पास, इनका ज़ाहिरी बात है इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि जैसे ही कोई टिश्यू एंटर हुआ फर्स्ट लाइन में तो ये फ़ौरन से उसकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है।
सारे नहीं तो आधे तो कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आगे आसानी हो जाएगी डिफरेंट फेगोसाइटिक सेल्स के लिए। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास न्यूट्रोफिल्स बना रहे होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की ये खसूसियत है, वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स हमारे ब्लड में ऑलरेडी मेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस को मेच्योर होने के लिए पहले टिश्यू में जाना पड़ता है, ठीक है, देन वो स्वेल होते हैं एंड देन उनकी मेच्योरिटी होती है, ठीक है, सेवरल डेज से लेकर सेवरल वीक्स लग जाते हैं, ठीक है, देन वो अपना फेगोसाइटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूट्रोफिल्स क्योंकि मेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो तैयार रहते हैं फेगोसाइटोसिस करने के लिए, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि डिफरेंट हमारे पास जो कीमो टॉक्सिक फैक्टर हैं, ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कीमोटैक्सिस का प्रोसेस है उसके थ्रू जितने भी हमारे पास केमिकल्स रिलीज़ होते हैं तो वो इन वाइट ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो इस तरफ आएँ और उस जो फॉरेन पार्टिकल है उसको किल कर सकें, ठीक है। तो अब अगर हम इस डायग्राम को देखें गौर से तो होता क्या है हमारे पास कि कुछ स्पेसिफिक कीमोटैक्सिक फैक्टर्स लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं जो कि क्या करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ उस टिश्यू की तरफ अट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इन्फ्लेम टिश्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास कैपिलरी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 होगा वो न्यूट्रोफिल्स को ये पैगाम देगा कि वो फ़ौरन से इस एरिया में आएँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करें आके। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ही पैगाम उनको मिलेगा न्यूट्रोफिल्स को कि कोई पार्टिकल एंटर हुआ है, तो क्या होगा कि ये हमारे पास एक स्टेप मार्जिनेशन के थ्रू एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरी वॉल के साथ अलाइन होना शुरू होंगे, ठीक है। हमारे पास जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनमें कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक सिलेक्टिन्स, और इसके अलावा आई कैम स्टैंड्स फॉर इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल 1, ठीक है। तो ये इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल 1 और जो सिलेक्टिन है ये क्या करेगा कि जो न्यूट्रोफिल्स पे मौजूद हैं हमारे पास एडहेसिव मॉलिक्यूल्स उनके साथ अटैच होके इन्हें अलाइन करेगा, मार्जिन पे लाएगा, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स के पास एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं इंटेग्रिन्स, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये जैसे ही कीमोटैक्टिक फैक्टर आया तो ये जो है इन एडहेशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू आई कैम्प 1 और सिलेक्टिन ने इसे एंडोथेलियल सेल्स पे जो प्रेजेंट थे उन्होंने न्यूट्रोफिल को अलाइन किया और वो इसके साथ बाइंड कर गए, ठीक है। बाइंड करने के बाद क्या हुआ कि जो एंडोथेलियल सेल्स थे कैपिलरी वॉल के उनके जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई, ठीक है। इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ कि जो न्यूट्रोफिल था उसे एक रास्ता मिला, उसने एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू इस स्पेस में से पास आउट किया और पास होने के बाद जो है हमारे पास ये इन्फ्लेम टिश्यू में एंटर हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्क्वीजिंग का प्रोसेस था न्यूट्रोफिल का, इसको हम डायपिडीसिस का नाम देते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा विसेशन टर्म होती है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसलोकेशन थ्रू द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू सराउंडिंग दैम, ठीक है। जो स्क्वीजिंग का प्रोसेस है जो हमारे पास जिस अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू जो है वो इन स्पेसेस से गुजर के टिश्यू में एंटर हुआ है, इसको हम डायपिडीसिस कहते हैं। और इसकी मूवमेंट थ्रू द ब्लड कैपिलरी इनटू द इन्फ्लेम टिश्यू के प्रोसेस को हम एक्स्ट्राविसेशन का नाम देते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास सबसे पहले मार्जिनेशन करेगा, देन हमारे पास अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू इन स्पेसिस से पास होके जो है वो इन्फ्लेम टिश्यू में एंटर होगा और देन अपना फेगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अच्छा, कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, एक्यूट इंक्रीज़ होता है इन द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रोफीलिया का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा होता है कि जो भी हमारे पास जब ज़ाहिरी बात है जब न्यूट्रोफिल्स इस इन्फ्लेम टिश्यू में गए थे, ठीक है, उन्होंने फेगोसाइटोसिस की, तो क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे इन्फ्लेमेशन के, ठीक है, वो क्या करेंगे, बोन मैरो में जो है जाएंगे और फर्दर स्टिमुलेशन करेंगे न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन की, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स
ठीक है, एंटर होते हैं हमारे पास बोन मैरो में न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और इस वजह से जो है एक नंबर न्यूट्रोफिल्स का इंक्रीज़ हो जाता है ताकि वो फर्दर जाएं और जाके फेगोसाइटोसिस करें। ठीक है, तो इनका बेसिकली जो नंबर है वो हमारे पास 4000 टू 5000 होता है, लेकिन इस न्यूट्रोफिलिया के इफ़ेक्ट के थ्रू इनका नंबर 15000 से 25000 तक चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है एक्यूट इंक्रीज होता है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, सॉरी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसकी तरफ। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तो न्यूट्रोफिल्स ने उसमें फेगोसाइटोसिस कर दी। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन करवाता है? हमारे पास जो मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं वो हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अगेन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको टाइम चाहिए होता है मेच्योर होने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही जो इन्फ्लेम टिश्यू के हमारे पास प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उन्होंने स्टिमुलेट किया मोनोसाइट्स को। ठीक है, मोनोसाइट्स क्या हुए कि हमारे पास जब टिश्यू में एंटर हुए तो उन्हें 8 घंटे रिक्वायर होते हैं स्वेल होने के लिए और फर्दर अपने अंदर जो है वो चेंजेस डेवलप करने के लिए, मेच्योर होने के लिए। ठीक है, फर्दर 8 घंटे तो उन्हें सिर्फ स्वेल होने में लगे। देन फर्दर जो हमारे पास फेगोसाइटिक एक्टिविटी है उनके लिए परफॉर्म करने के लिए उन्हें सेवरल डेज से सेवरल वीक्स लग सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि जब वो फुली मेच्योर हो जाएंगे तो जितने भी पार्टिकल्स एंटर हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऑल्दो इन्हें मेच्योर होने के लिए टाइम चाहिए होता है, देर से अपना फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रोफिल से 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव हैं। ठीक है, मोर इफेक्टिव क्यों है कि एक तो ये लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया को फेगोसाइटाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सिर्फ 20 से लेके 25 तक या 30 तक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सकता है, जबकि मैक्रोफेजेस अप टू एज मैनी एज 100 बैक्टीरिया को भी फेगोसाइटाइज कर सकता है। ठीक है, तो इसकी ये कैपेबिलिटी है। दूसरा ये कि लार्ज पार्टिकल्स को भी ईजिली इनगल्फ कर सकता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि मोनोसाइट हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, साइज़ उसका एज़ कम्पेयर टू अदर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होता है और टिश्यू में आके देन वो फर्दर जब स्वेल होता है तो उसका साइज़ और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये लार्ज बैक्टीरिया को ईजिली इनगल्फ कर लेता है, जबकि न्यूट्रोफिल्स इतने बड़े बैक्टीरिया को इनगल्फ नहीं कर सकता। अब हमारे पास फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगी। ठीक है, वो कैसे होगी कि हमारे पास जितने भी जो हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ठीक है, वो स्टिमुलेट होंगे और जो मोनोसाइट्स प्रोजेनिटर सेल है वो बोन मैरो के स्टिमुलेट होंगे और क्या करेंगे कि इन ग्रेन्युलोसाइट्स की जो है वो फर्दर प्रोडक्शन करवाएंगे, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट की। ठीक है, इनकी प्रोडक्शन करवा कौन रहा होता है? जो हमारे पास थर्ड और लाइन ऑफ डिफेंस में हमने अभी टिश्यू मैक्रोफेजेस की बात करी। ठीक है, वो जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज हैं वो इनकी स्टिमुलेशन करवाएंगे बोन मैरो में। ठीक है, वो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जिसकी मदद से इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, उनमें कौन कौन है? हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 है, ठीक हो गया। देन ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है और मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, ये क्या करेंगे? जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 है, ठीक है, ये हमारे पास स्टिमुलेट करवाएंगे हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, उनको स्टिमुलेशन उनकी करवाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास जो ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये हमारे पास जो जितने भी ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट हैं उनकी प्रोडक्शन करवाएंगे। ग्रेन्युलोसाइट सीएसएफ जो है सिर्फ ग्रेन्युलोसाइट्स की प्रोडक्शन करवाएंगे और एमसीएसएफ जो सिर्फ हैं वो मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं उन्होंने ये सारे फैक्टर्स भेजे, ठीक है, बोन मैरो की तरफ। तो क्या हुआ कि बोन मैरो ने देन स्टिमुलेशन और प्रोलिफरेशन करवाई इन ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स और इनको क्या है उस इन्फ्लेम टिश्यू की तरफ भेजा और इस प्रोसेस में इन्हें 3 से 4 दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर फिर भी इन सारी लाइंस ऑफ डिफेंस के बाद, तीनों लाइंस ऑफ डिफेंस के बाद भी बैक्टीरिया मौजूद हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है फुली जो है वो ख़त्म करने के लिए बॉडी से ये फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस जो है एक्टिवेट होती है और 3 से 4 दिन के बाद जब ये बन जाते हैं ये फिर उस इन्फ्लेम टिश्यू की तरफ जाते हैं और उसकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि इन सारी
एक्टिविटी के बाद, इन्फ्लेमेशन के बाद हमारे पास उस इन्फ्लेम टिश्यू वाले एरिया पे एक पस फॉर्म हो जाती है, ठीक है। पस कैसे फॉर्म होती है कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जब अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी न्यूट्रोफिल्स हैं और मोस्टली जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या होते हैं, डाई आउट हो जाते हैं, ठीक है। डाई आउट होने के बाद उनकी जो बॉडीज़ हैं प्लस जो हमारे पास डेड जो हमारे पास डाइजेस्टेड मटेरियल था उस फॉरेन पार्टिकल का, ठीक है, और जो पोर्शंस थे नेक्रोटिक टिश्यू के, ठीक है, वहाँ पे जो नेक्रोसिस हुई थी उसके जो हमारे पास सब्सटेंसेस मौजूद हैं और टिश्यू फ्लूइड वहाँ पे जो मौजूद है, ठीक है, ये सब मिल के क्या करते हैं, एक कैविटी, वहाँ पे एक मिक्सचर बेसिकली इनका जो है वो पस कहलाता है और वहाँ पे ये एक कैविटी सी फॉर्म कर लेते हैं उस इन्फ्लेम्ड रीजन में, ठीक है। देन फर्दर क्या होता है कि ये कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ से मूव करते हैं और इसके एंड प्रोडक्ट्स इवेंचुअली जो हैं वो लिम्फ से होते हुए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो पस बेसिकली क्या है, जो हमारे पास डेड न्यूट्रोफिल्स, डेड मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं, डाइजेस्टेड मटेरियल है और जो टिश्यू फ्लूइड है, इस सब के मिक्सचर को पस कहते हैं हम, ठीक है। और ये किस वजह से बना है, इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट से जो है ये हमारे पास पस फॉर्म हुई थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में 4 लाइंस ऑफ डिफेंस हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बना रहा है, जो फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं डिफरेंट रीजन्स में, लाइक सबक्यूटेनियस टिश्यू, लंग्स, हमारे पास लिवर में, ठीक है, ये हमारे पास फिक्स हैं, ठीक है, मोबाइल होके नहीं आ रहे, वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये फ़ौरन ही से जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह आए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल्स बना रहा है। न्यूट्रोफिल्स एक स्पेसिफिक हमने कहा कि प्रोसेस है, ठीक है, उसके थ्रू ये कैसे जो है एंडोथीलियल सेल्स की स्पेसिस से बीच में से एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू निकल के उस इन्फ्लेम टिश्यू की तरफ आता है, ठीक है। और इसकी स्टिमुलेशन कौन करवाता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस दैट आर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1, ठीक हो गया। ये जो है इनकी प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, मतलब कि इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं आने के लिए, ठीक है। तो क्या होंगे, पहले ये जो है अलाइन होंगे, जो एंडोथीलियल सेल्स के ICAM1 और सिलेक्टेंस नाम की जो एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन्हें मार्जिन पे लाएंगे और देन ये हमारे पास डायबिटीज़ करके जो है वो इन्फ्लेम टिश्यू में चले जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से इस दौरान इनका नंबर भी इंक्रीज़ हो सकता है ड्यू टू द हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो बोन मैरो में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैक्रोफेजेस बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे पास मेच्योर होने के लिए। और फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास कौन बना रहा होता है, जो भी ग्रेन्यूलोसाइट्स और नए मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस होके आ रही हैं, वो हमारे पास फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ अगर मैंने टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर कहा था तो वो सॉरी मेरा स्लिप ऑफ टंग था, दैट इज़ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। एक्टिवेटेड मैक्रोफेज क्या रिलीज कर रहे हैं हमारे पास, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, ग्रेन्यूलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GCSF और MCSF, ठीक है। ये सारे मिलके बोन मैरो में जाते हैं और क्या स्टिमुलेट करवाते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट और मोनोसाइट की प्रोडक्शन, ठीक है। और देन वो 3 से 4 दिन में बन के उस स्पेसिफिक एरिया में जाके उनकी डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, ठीक है। और इन सब के रिजल्ट में हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बन जाती है, पस बन जाती है, ठीक है, जो कि कुछ दिनों के बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है इनगल्फ होता है मैक्रोफेजेस से। अब ये देखो, ये बैक्टीरिया था और ये मैक्रोफेजेस की फेगोसाइटोसिस कर दी। ये बैक्टीरिया अब जा रहा था और मैक्रोफेज ने इसे भी इनगल्फ कर लिया। ये जो है इधर बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये आया मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज की सरफेस पे जो है प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होती हैं जो कि बैक्टीरिया को इजीली इनगल्फ कर देती हैं। ये अब बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये मैक्रोफेज ने इसे इनगल्फ कर लिया। अब ये देखो, ये बैक्टीरिया क्या रिलीज़ कर रहा है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स यानी कीमोटॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहा है और इस तरह से मैक्रोफेज अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ, ये आए और बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया उसने। यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मैक्रोफेज की सरफेस पे, जिससे जो है हमारे पास बैक्टीरिया बाइंड होके इनगल्फ हो जाते हैं।
ये अब लाइसोसोम है हमारे पास मैक्रोफेज का, और इसके अंदर देखो जो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे उन्होंने बैक्टीरिया की डाइजेशन कर दी है, ठीक है, यानी फेगो लाइसोसोम बन गया ये अब, और उसने जो है डाइजेशन कर ली उसकी, ठीक है। हार्मलेस पार्टिकल्स या तो सेल में यूज हो जाते हैं या फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास डायबिटीज़ का जो फिनोमिना है वो कैसे होता है। ये देखें, अगर हम ये अब एंडोथेलियल सेल्स के साथ जो है अलाइन होने लगा है, ठीक है, जो मैक्रोफेज है या न्यूट्रोफिल जो है हमारे पास ये अलाइन होने लगा है। अब ये देखो, यहाँ पे ये हमारे पास आई कैम और सिलेक्टेंस बनने लगे हैं, ठीक है। इसने इनके साथ बाइंड किया और अपने अमीबॉइड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब ये हमारे पास अमीबॉइड मूवमेंट करके इन एंडोथेलियल स्पेसेस के बीच में से निकल के आ रहा है, और ये हमारे पास आ गया है निकल के।